एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ और साल्ट के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। उन केमिकल रिएक्शन में जो हमारे बॉडी का जो पीएच मेंटेन होता है वो 7.0 टू 7.8 के बीच में होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारी सलाइवा की, ब्लड की, जो टीयर्स हैं, इनका पीएच अप्रोक्स 7.4 होता है। अगर इस बॉडी में किसी भी रिएक्शन से पीएच 7.8 से ज्यादा हो जाए और इसका पीएच अगर 7.0 से कम हो जाए तो उस कंडीशन में जो बॉडी है उसको सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। तो पीएच चेंज होने से बॉडी एक अलग तरीके का रिएक्शन करती है जिसकी वजह से उसको सरवाइव करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो प्लांट जो होते हैं जिस सॉइल में ग्रोथ करते हैं उसका पीएच बहुत ही मायने रखता है। पीएच जो है, अगर प्लांट को लेकर बात करें तो प्लांट का जो पीएच होता है वो ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज्यादा एल्कलाइन या बेसिक होना चाहिए, वो न्यूट्रल कंडीशन होना चाहिए। जैसे अगर सपोज आप सबसे पहले सॉइल को टेस्ट कर लो। अब सॉइल को टेस्ट करने का टेक्निक क्या होगा कि आप किसी भी फार्म से सॉइल को लो और सॉइल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको अच्छे से क्या कर लो, सेक कर लो, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद उसको आप फिल्टर कर लो। तो जब फिल्टर करोगे तो जो फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट क्या होता है, जो लिक्विड है, और रेजिड्यू क्या होता है, जो ऊपर होता है, तो ऊपर वाले को फेंक देना है। और जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जो सॉइल है और वाटर है डिजोल्व हुआ है, तो जो फिल्ट्रेट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, पीएच का पेपर, जो टेस्ट पेपर होता है, उसमें हम डीप करके पता कर सकते हैं कि उस सॉइल का पीएच क्या है। अगर एसिडिक है तो हमें किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, बेसिक। अगर बेसिक पीएच है, बेस पीएच है, मतलब 7.0 से ज्यादा है, तो हमें एसिडिक मैन्योर या एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इंपोर्टेंस ऑफ पीएच का, तो एक सबसे इंपोर्टेंट बात करेंगे कि हमारा बॉडी जो फूड डाइजेस्ट करता है, तो जो हम कोई भी फूड जब हम लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो हमारे बॉडी से जो हमारा स्टोमक है वो HCl क्या करता है, सेक्रेट करता है। अब HCl क्या करता है, इससे क्या बेनिफिट है कि छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं फूड के साथ अगर चले जाए बाय मिस्टेकली तो मर जाते हैं। और ये क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन अगर बाई चांस आप बहुत ज्यादा कभी कभी किसी पार्टी में या कहीं अगर आप गए हो तो बहुत ज्यादा आप खाना खा लेते हो या फूड ज्यादा ले लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी से बहुत ज्यादा HCl क्या होता है, सेक्रेट होता है। तो जब बॉडी से बहुत ज्यादा HCl सेक्रेट होगा तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग गैस की या इनो इन सब चीजों को लेते हैं। तो ये सब जब गैस की गोली या इनो जब आप लेते हैं तो क्या करता है, उसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। अब एंटा एसिड जैसे ही आप लोगे वो क्या करेगा, बॉडी में जो एसिड है उनसे रिएक्शन करेगा और उनसे रिएक्शन करने के बाद उस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कर देगा और एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। और हमारी बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा रिलैक्स फीलिंग होती है। तो इस तरीके का एंटा एसिड अगर हम बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत अच्छा एंटा एसिड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे एंटा एसिड के रूप में काम करते हैं। और बात हम करें अपने तीत की, तो तीत का सबसे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है इनिमल, जो हमारे तीत के ऊपर लेयर होता है। और हमारा तीत किसका बना है, कैल्शियम फास्फेट। अब कैल्शियम फास्फेट का अगर हम फार्मूला लिखें तो CaPO4 का होल ट्वाइस, CH3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है। अब जैसे अगर आप कोई भी स्वीट खाते हो, ठीक है, तो होगा क्या, वो अब देखिए यहाँ पे पीएच इसका कब चेंज हो जाए, अगर बॉडी तीत का पीएच 5 पॉइंट के आसपास आ जाए तो क्या होगा, ये जो इनिमल हैं वो क्या होंगे, रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे और ये डिके होते जाएंगे, जो तीखे हैं वो डिके हो जाएंगे। तो जैसे आप ज्यादा जब स्वीट खाते हो तो होता क्या है कि जो उसका एसिडिक कंडीशन है स्वीट का, वो क्या करता है, तीत के इनिमल को रिएक्ट करके डिके करता है और कंटिन्यूअसली उसको क्या करता है, डिके करते करते तीत को ही क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे इस चीज को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आफ्टर द इनटेक ऑफ फूड हमें क्या करना चाहिए, ब्रश कर देना चाहिए। अब ब्रश करने से क्या होगा कि जितने भी अगर फूड पार्टिकल्स इधर टीथ में प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और हमारा जो एनिमल है वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग यानी लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ क्या करेगा, काम
करता रहेगा। तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। अगर हम और बात करें, जैसे आप देखे होंगे कहीं कोई एंट चींटी काट लेती है तो क्या होता है, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्या करती है, फार्मिक एसिड आपके बॉडी में क्या करती है, इंट्रोड्यूस कर देती है। तो जब फार्मिक एसिड इंट्रोड्यूस कर देती है तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो हम बेस के रूप में हम यूज करते हैं। आप देखे होंगे गाँव में या फिर कहीं आप लाइम वाटर लगा देते हैं, तो लाइम वाटर लगाने से क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस वो क्या करेगा, फार्मिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, साल्ट बना लेता है, और हमें बहुत क्या है, बहुत ही रिलीफ महसूस होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो पीएच हमारे लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था कि बॉडी का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, 7.0 से 7.8 के बीच में। अगर बहुत ज्यादा वेरी करेगा तो फिर सर्वाइव कर पाना बहुत क्या है, डिफिकल्ट है। दूसरा बात करें सॉइल को लेके, तो सॉइल का पीएच न तो ज्यादा एल्कलाइन होना चाहिए, न ज्यादा बेस होना चाहिए। तीसरे अगर बात करें एनिमल, जो तीत का एनिमल है, तो जो भी हम कुछ भी खाएं उससे पहले मतलब क्या है, खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अपना मुंह मतलब क्या करना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, जितने भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे हुए हैं वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। चौथा है अगर आप ओवर डोज कर लेते हो, फूड ज्यादा इंटेक कर लेते हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, एसिड ज्यादा सेक्रेट होगा, तो उससे हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंटासिड यूज करना चाहिए। तो ये सब कुछ कंडीशन है जो पीएच के लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे कि साल्ट क्या होते हैं। तो बच्चों साल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसा कि आपको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। जैसे कि एग्जांपल से अगर हम देखें NaOH प्लस HCl, तो अगर रिएक्ट करें तो OH मिलकर H2O बना लेंगे और ये बन जाएगा हमारा NaCl प्लस वाटर। अब जो ये साल्ट है, तो साल्ट जो हमारा NaCl है, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। तो जो निगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, और जो प्लस चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो ये हमारे एसिडिक रेडिकल क्या है, दोज आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, और दोज पार्ट्स ऑफ साल्ट विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। अगर हम इस बेसिस पे बात करें कि कितने तरीके के साल्ट हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। तो क्लोराइड में क्या होगा, Cl माइनस, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, AlCl3। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है, आप इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये हमारे साल्ट क्या है, क्लोराइड के साल्ट हैं। वहीं अगर हम बात करें फास्फेट के PO4 पे 3 माइनस, जैसे कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 पर होल ट्वाइस, सोडियम फास्फेट Na3PO4। तो ऐसे सारे हमारे साल्ट क्या हैं, फास्फेट के साल्ट हैं। वहीं अगर हम बात करें कार्बोनेट से रिलेटेड, कार्बोनेट से, तो कार्बोनेट का क्या होगा, CO3 पे 2 माइनस, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जैसे और बात करें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरीके से और बात करें K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, वहीं बात करें MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, कार्बोनेट हो गए हमारे, क्लोराइड हो गए हमारे, फास्फेट हो गए, ऐसे बहुत सारे साल्ट हो। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रेट का, तो नाइट्रेट के लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रेट के लिए NO3 पे 1 माइनस, जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ANO3। जैसे और बात करें CaNO3 का होल ट्वाइस। तो ये सब हमारे क्या है, नाइट्रेट के साल्ट हैं। वहीं अगर हम बात करें सल्फेट के, जैसे SO4 पे 2 माइनस, जैसे हमारा हो जाएगा Na2SO4, CaSO4, MgSO4। तो आप चाहो किसी भी मेटल के साथ ये सारे रेडिकल अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उनके साथ अटैच करके आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो। जैसे क्लोराइड का, नाइट्रेट का, सल्फेट का, फास्फेट का, कार्बोनेट का, तो इन सबका आप क्या बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। करना क्या है, जो रेडिकल हमने डिस्कस किया उसको किसी मेटल के साथ क्या कर दें, रिएक्शन कर दें। जितना चार्ज होगा उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जैसे मैं बात करूं, मुझे कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला लिखना है, तो फास्फेट के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 माइनस चार्ज।
तो हम नीचे 3 लिख देंगे और कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा 2, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Ca3PO4 पे होल ट्वाइस, ये हमारा कैल्शियम फास्फेट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। अब बात यह है कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर 1 और 2 में डिस्कस किया कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो आपने जैसे देखा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। और जैसे कोई मेटल है वो भी अगर क्या करे, कोई भी मेटल, जैसे हम बात करें यहाँ पे सोडियम का, अगर ये मेटल जो है किसी एसिड से रिएक्ट करे तो भी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो आप यह इजीली समझ सकते हो कि साल्ट का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। इसके लिए जरूरी है कि एसिड का होना कंपलसरी है, बिना एसिड के रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर दें तो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट कर दें तो साल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं। अब बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि एसिड की जगह अगर हम CO2 जैसे कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड ले लें, जैसे CO2 है और इसका रिएक्शन कर दिया CaOH का होल ट्वाइस बेस से, तो ये क्या करेगा, Ca क्या बना लेगा, CaCO3 प्लस वाटर। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर एसिड की जगह हम नॉन मेटल ऑक्साइड लें तो भी क्या है, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम ये क्लियरली समझ पा रहे हैं कि साल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। इसके लिए आप वीडियो नंबर 1 और 2 देख के आप इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि जब साल्ट का हाइड्रोलिसिस करें, जैसे होता क्या है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट हम इसका अपोजिट कर दें, साल्ट को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें, जैसे आपको पता होगा कि व्हेन एसिड रिएक्टेड विथ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो जब साल्ट और वाटर का रिएक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। तो अगर इस साल्ट प्लस वाटर का रिएक्शन कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर यही रिएक्शन इधर से हो तो इसको हम बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इस साल्ट हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने पे जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें NaOH प्लस HCl, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। अब ये जो साल्ट है NaCl प्लस वाटर, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, NaOH प्लस HCl। तो ये जो हमारा साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, उसका पीएच अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, अप्रोक्स 7 तक आएगा। तो इसका जो पीएच होगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका पीएच कितना आएगा, 7 तक आएगा। वही अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो एंड वीक बेस हो और उससे अगर साल्ट का फॉर्मेशन हो तो उस कंडीशन में उसका पीएच कितना वैरी करेगा। तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं जैसे HCl, अब कोई वीक बेस ले लेते हैं जैसे NH4OH। तो अगर इसके साथ रिएक्शन करें तो हमारा क्या होगा, OH के साथ क्या बना लेगा, H2O, और ये बनाएगा हमारा NH4Cl प्लस वाटर। तो ये जो NH4Cl प्लस वाटर है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो क्या आएगा, HCl प्लस NH4OH। अब देखिए ये क्या है, हमारा वीक नेचर का है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, डोमिनेट करेगा किस पे, वीक पे। तो हमारा पीएच क्या होना चाहिए, HCl से ही ज्यादा इफेक्टेड होगा। तो हमारा पीएच क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा जो पीएच है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या होगा। जैसे कोई वीक एसिड ले लेते हैं जैसे एस्टिक एसिड CH3COH, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं जैसे NaOH,
अगर इसके साथ रिएक्शन करें तो OH के साथ क्या बना देगा, वाटर। जैसा कि आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो O के साथ H होता है वही आयनाइज होता है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है वो आयनाइज नहीं होता है। तो यहाँ हमारा रिएक्शन होकर क्या बना देगा, CH3COO, उसके साथ हम लगा देंगे Na प्लस H2O। तो ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, अगर हम इसमें साल्ट CH3COO Na प्लस वाटर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। और साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये हमारा अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, CH3COH एसिटिक एसिड प्लस NaOH। अब यहाँ पे एसिड क्या है हमारा, वीक है, और बेस क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, वीक पे डोमिनेट करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो पीएच है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो बेस हमारा पीएच क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पीएच आ जाएगा ग्रेटर देन 7। लेकिन अगर दोनों का क्या हो, वीक हो, वीक एसिड हो और वीक बेस हो, और इस कंडीशन में अगर साल्ट का फॉर्मेशन हो तो वीक एसिड ले लेते हैं जैसे CH3COOH, और वीक बेस ले लेते हैं जैसे NH4OH। तो OH और H में भी क्या बना लेगा, वाटर। तो हम लिखेंगे CH3COO NH4 प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर आप इसका साल्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर यही मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। तो हमारा पीएच क्या होना चाहिए, अप्रोक्स 7 के आसपास होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा पीएच क्या होगा, 7 के आसपास होगा। तो हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच 7 होगा, वीक एसिड और वीक बेस है तो भी पीएच क्या होगा, 7 के आसपास होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। अगर वही हम बात करें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि ये साल्ट होते क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात और बता दूंगा आपको कि जितने भी हमने साल्ट स्टडी किया, जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, फास्फेट है, कार्बोनेट है, इनका आप लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे एक एक रेडिकल से आप 5 साल्ट बनाएंगे। इस तरीके से आपके पास 35 या 30 के आसपास क्या होगा, एक साल्ट का लिस्ट बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड के बारे में, वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं और उसका हमारे डोमेस्टिक लाइफ में क्या यूज है। थैंक यू।